नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। महाराष्ट्र में सियासी भूकंप ऐसा लग रहा है कि आ चुका है। महाअघाड़ी जिस तरह से इस गठबंधन को पूरी तरह से विकास का एक पैरामीटर माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी सेंधमारी लगती दिख रही है। सेंधमारी कहाँ से हो रही है, कुछ भी कहना फिलहाल बहुत ही मुश्किल भरा काम हो सकता है, क्योंकि महाअघाड़ी या कह सकते हैं शिवसेना की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है। बीजेपी कह रही कि हमें क्या लेना देना है, लेकिन गुवाहाटी में शिवसेना विधायकों के साथ बीजेपी के कई नेताओं का दिखना साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पर बीजेपी की चाल में शिवसेना फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब पूरी तरह से पासा पलट चुका है। उद्धव ठाकरे बाकायदा लोगों से, जनता से मुखातिब होते हुए बाकायदा फेसबुक लाइव हुए और उन्होंने कहा कि अगर शिंदे मुझे और मेरे सामने आकर कह दें कि इस्तीफा उन्हें देना है तो वो इस्तीफा दे देंगे। मुझे सत्ता का लालच नहीं है। हिंदुत्व से हम कभी अलग नहीं हुए, बल्कि बीजेपी से अलग हुए। बाकायदा फिर एक सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि शरद पवार की तरफ से ये बात कही गई है कि शिंदे को सीएम पद दे दिया जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है ये समझना थोड़ा अभी फिलहाल वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काउंट डाउन उद्धव ठाकरे सरकार की शुरू हो चुकी है, क्योंकि गुवाहाटी से में जो विधायक पड़े हुए हैं या फिर जो एक तरह से महाराष्ट्र की सीमा से बाहर हो रखे हैं, वो अब महाराष्ट्र तभी लौटना चाहते हैं जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे। उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला है कि अगर शिंदे कभी मुझसे कहे होते कि उन्हें सीएम बनना है या फिर इस्तीफा दे दीजिए तो मैं दे देता, सत्ता की लालच उन्हें नहीं है। तो इस वक्त कई तरह का खेल चल रहा है, सत्ता का गेम प्लान चल रहा है। इस गेम प्लान में दरअसल किसके जिम्मे क्या आएगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा 2-4 घंटे नहीं बल्कि कम से कम 24 घंटे का इंतज़ार तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त गेम प्लान चल रहा है, जो बाकायदा खेल सत्ता का चल रहा है, उसे अभी पूरा होने में थोड़ा सा वक्त भी और लगेगा। लेकिन जो खबर है कि कम से कम 6 दिन के लिए गुवाहाटी के होटल बुक किए गए हैं, तो 6 दिन भी हो सकता है। अगर कल मान लिया जाए तो 4 दिन और भी बचा हुआ है, तो हो सकता है कि कई तरह की संभावना है कि 4-5-6 दिन अभी और खेल चले। लेकिन क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल इस खेल को चलने देंगे? हो सकता है कि एक बड़ा प्रेशर उनकी तरफ से आए कि सदन की पटल पर अपना बहुमत साबित करें उद्धव ठाकरे, और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि उनके पास इस वक्त बहुमत नहीं है। चलिए सुनते हैं पहले एक प्रतिक्रिया। 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। तो किस तरह से महाराष्ट्र में एक सियासी उठापटक, सियासी संकट उठ खड़ा हुआ है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक से शिंदे के बगावती तेवर से शिवसेना में जैसे बिखराव तय नजर आ रहा है। विधायकों की बगावती तेवर से उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और कभी भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें, या फिर जो इमोशनल कार्ड या पॉलिटिकल कार्ड या फिर कहते हैं एक प्रेशर कार्ड जो बाकायदा तीनों पार्टियों की तरफ से खेले जा रहे हैं इस वक्त, उसमें हो सकता है कि शिंदे फंस जाएं। शिंदे को मनाने की कोशिश की बात भी हो रही है। बाकायदा पवार की तरफ से भी सलाह दी गई कि शिंदे को, एकनाथ शिंदे को मनाया जाए। लेकिन क्या शिंदे मान जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या यहाँ पर बीजेपी जो बाकायदा जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से तमाम संकट क्रिएट किए गए हैं और शिंदे का साथ बीजेपी को मिल रहा है, तो क्या बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी? क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज शेट्टी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नीरज जी, आपका स्वागत है। आवाज़ अगर आ रही है तो सर बता भी दीजिएगा।
प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं केसी जैन साहब, इस वक्त हैं। केसी जैन जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं अजय शर्मा जी हैं। अजय शर्मा जी, आपका स्वागत है। अजय शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। महाराष्ट्र का संकट, इसे क्या माना जाए? ये एक राजनीतिक संकट है या इस राजनीतिक संकट को क्रिएट किया गया, ऐसे आप इसको देख रहे हैं, या फिर एक ऐसा ड्रामा है जो 2-4-5 दिन चलेगा और सब कुछ शांत हो जाएगा, शिंदे भी मान जाएंगे, शिंदे वापस आ जाएंगे और किसी तरह का कोई खतरा फिलहाल गठबंधन की सरकार को, महाअघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा है, या फिर बीजेपी इस बार अपने प्लान में पूरी तरह से सफल दिख रही है? बताइए सर। देखिए, जैसे अभी आपने कहा, बहुत सारे सवाल आपने इसके अंदर उठाए हैं, राजनीतिक संकट या अलग तरह की चीज़ें। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जब आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं तो आपको मुख्यमंत्री ही रहना चाहिए, लेकिन जब आप किसी पार्टी के मुखिया होते हैं या किसी संगठन के मुखिया होते हैं और उसको उसी ढंग से चलाते हैं जैसे कि चलते चले आ रहे हैं, तब समस्याएं खड़ी होती हैं। तो उद्धव ठाकरे के साथ क्या रहा कि वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उस छाया से बाहर नहीं निकल सकी जो शिवसेना की है, जो जिसके लिए जानी जाती है, और उन्होंने उसी ढंग से प्रदेश को भी चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो अलायंस था और जो साथ में लोग जुड़े हुए थे उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हुए, जो गाये बगाए हमें मीडिया के माध्यम से या हमें कुछ और दूसरे सूत्रों से पता चलते थे कि एनसीपी और कांग्रेस को लेकर कुछ जो है तनातनी है, कुछ शिवसेना को लेकर आपस में तनातनी है, कभी समितियों का बंटवारा है, कभी पदों का बंटवारा है, या फिर कोई और चीज़ें हैं उनको लेकर, उसमें अधिकार क्षेत्र को लेकर है। तो कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता था, लगता था सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमने देखा जब नवनीत राणा पिक्चर में सामने आती हैं, पूरा माहौल जो है वहीं से बनना शुरू हुआ। जब नवनीत राणा सामने आती हैं और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और एक मुद्दा उठाया कि शिवसेना जो है हिंदुत्व के रास्ते से भटक गई है, अलग हट चुकी है, और वो जो है वो पार्टी नहीं रही जिसके लिए वो जानी जाती थी। और नवनीत राणा की वजह से पूरे महाराष्ट्र में और दूसरे प्रदेशों में एक मैसेज गया कि शिवसेना सत्ता में बने रहने के लिए एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा से पूरी तरीके से एकमत हो चुकी है। और आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे फिर लाउड स्पीकर वाला मामला हो या फिर जो है नवनीत राणा का हनुमान चालीसा को लेकर मामला हो, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, मातोश्री की हम जो बात करते हैं। और ये भी आप देखिए कितनी हैरानी वाली बात है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ऑफिस कितनी बार गए हैं, कितनी बार जाके बैठे हैं, वो वहीं मातोश्री से सारा काम कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं इसने पूरी तरीके से इसको तूल दिया और एक नई हवा बनी यहाँ पर। और धीरे धीरे जिस मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीएम को सीएम की तरह व्यवहार करना चाहिए, और उस व्यवहार में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे कुछ चूक कर गए। बिल्कुल, देखिए अहम वाली चीज आ गई, अगर आपका अपने विधायकों के साथ संवाद नहीं है, मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, आप अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो जब संवाद में डिस्टेंस आ जाता है तो इस तरह की चीजें होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हैं और कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हावी हो जाती हैं, हम कहें ईगो हावी हो जाती है या स्वाभिमान हावी हो जाता है, दूसरा वाला क्या सोच रहा है, ये पार्टी चलाने के लिए सभी का एसोसिएशन। अगर ये सब चीजें हावी हो जाती हैं तो एक नाथ शिंदे पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त देखी भी जा रही है। आसान नहीं है इस सियासी संकट को आसानी से इसका हल निकाल लेना, जैसा कि इमोशनल कार्ड भी खेला गया आज उद्धव ठाकरे की तरफ से, शरद पवार की तरफ से सलाह भी दी गई, लेकिन पता नहीं कितना फायदा होगा इसका। मैं आऊंगा सर आपके पास, आऊंगा, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। इस वक्त शेट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, नीरज शेट्टी हैं। नीरज जी, एक बात बताइए, क्या वाकई में महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार या जो भी कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन की सरकार है, उस सरकार से गलती हुई है? सरकार से गलती नहीं हुई, थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, उद्धव ठाकरे से गलती हुई कि नवनीत राणा के मसले को उन्होंने एक तरह से अपने ईगो पे लिया? हनुमान चालीसा है ना, हनुमान चालीसा का विरोध करते तो नज़र नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से वो स्ट्रिक्ट हो रहे थे नवनीत राणा को लेकर के, एक मैसेज गया कि शिवसेना हिंदुत्व से हट रही है। एक मैसेज बाकायदा उस पर भी गया, जो बाकायदा लाउड स्पीकर का मसला जो शर्मा जी ने उठाया, उस पर भी उद्धव ठाकरे की तरफ से बयानबाजी की गई, उससे भी एक मैसेज गया कि जैसे शिवसेना हिंदुत्व के मसले से हट रही है।
और ये सब चीज़ें हिंदुत्व की विचारधारा से ओत-प्रोत है पार्टी शिवसेना। उसके तमाम विधायकों को बुरा लगने लगा, तमाम विधायकों को ऐसा लगने लगा कि हम लोग डिट्रैक हो गए हैं, और यही बड़ी वजह रही कि एकनाथ शिंदे ने तमाम विधायकों को तोड़ने में वो सफल रहे। क्या लगता है सर, बताइए शेट्टी जी। देखिए, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, शुरू से आपको मैं देखता आया हूँ। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिए, शिवसेना एक संगठन है, और सबसे पहले छगन भुजबल भी गए, नारायण राणे भी गए इसको छोड़कर, राज साहब ठाकरे भी गए इसको छोड़कर। लेकिन जैसे संगठन में जो चलना है, संगठन अपने हिसाब से चलेगा। ये संगठन में ऊंच नीच हर जगह आती रहेगी। और जहाँ तक आज दिन भर मैं सब मीडिया में था, लोगों ने बोला 2.5 साल पहले शिंदे साहब को मालूम नहीं था क्या ये होने वाला है, शिंदे साहब ने उस समय ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। तो ये सब बातें हैं जो आज उठ के आ रही हैं। ये बातें अगर शिंदे साहब 2.5 साल पहले करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। शिंदे साहब अगर सब विधायकों लेके उस समय विद्रोह करते थे कि नहीं मुझे तो हिंदुत्व बीजेपी के साथ ही जाना है, तो शायद वो अच्छा लगता है। लेकिन आज जब 2.5 साल बाद ये बात अगर उठी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे से षड्यंत्र रचा गया है, कहीं ना कहीं पीछे से कहीं प्रेशर डाला गया है, कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र की बू इसके अंदर जरूर है कि जो ये मुद्दा 2.5 साल के बाद तो षड्यंत्र कौन कर रहा है, खुल के बोलिए ना। कौन? आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको बोलने में क्या दिक्कत है, बोलिए। लेकिन मुझे लग रहा है वो राजनीतिक विश्लेषक की बजाय पार्टी के प्रवक्ता के बतौर बात कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे। मैं देखता हूँ, यही मैं देखना भी चाह रहा हूँ, खुल के बोलिए कि कौन कर रहा है षड्यंत्र। नहीं, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, जिन्होंने मुझे बोला पार्टी के प्रवक्ता, मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। शायद मैं जितना नजदीकी से मैंने शिवसेना को देखा है, मुझे लगता नहीं है कि बाकी और भी लोगों ने इतना नजदीक देखा होगा। हाँ, तो शिवसेना को अगर इतना नजदीक से आप देखे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ शिवसेना पे थोड़ा ही बात करोगे भाई साहब नीरज शेट्टी जी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि षड्यंत्र की बू आ रही है आपको, तो कौन षड्यंत्र कर रहा है, बोलिए। षड्यंत्र की बात हो गई, इसके बाद उसमें कैसा है, शायद आप अभी पिछले 4-5 दिन पहले ही उद्धव साहब ने शिंदे साहब को बुलाया था अपने यहाँ। शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि ऐसे ऐसे ये सब चल रहा है। तो साहब ने उधर अपने बड़े टेस्टों पर आए थे, खूब रोए थे ये उधर कि आपने कैसे कह दिया कि मैं आप लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा, परिवार को छोड़ के चला जाऊंगा। और फिर उद्धव साहब ने इनको जो है सौंप दिया था, ये आप लीजिए अपना सारा अब जो नहीं, मुझे नीरज जी एक बात बताइए। मैं जो सवाल पूछा उससे आप इधर उधर चले गए। मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे जो कर रहे थे पिछले 2-4 महीने से, क्या एक राजनीतिक विश्लेषक को वो चीजें पसंद पड़ रही है? क्योंकि एक सुनिए भाई साहब, सवाल सुनिए। क्या शिवसेना के बारे में कहा जाता है, राज ठाकरे है ना, राज ठाकरे कह रहे हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे से जुड़ी हुई पार्टी है, और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम उद्धव ठाकरे क्या 2-4-5 महीने से कर रहे थे, है ना। नवनीत राणा का जिस तरह से विरोध किया गया, लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरह से विरोध किया गया, मैसेज शिवसेना का गलत गया महाराष्ट्र के अंदर। और देखिए, षड्यंत्रवध कुछ नहीं होता है ना, साजिश कुछ नहीं रची जाती है। किसी को इच्छा है हमारे साथ आने की, और तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है आ जाओ। इसमें ऐसा थोड़ी हुआ कि मैं साजिश रच रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना भाई साहब। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप इस मामले में। मैं इस बात मानता हूँ आपकी बात कि साजिश जिसकी, लेकिन मेरा बोलना है, अगर ये जैसे बात अभी चल रही है कि भी हम लोग को बीजेपी के साथ जाना है, हम लोग को कांग्रेस के साथ पसंद नहीं है, ये बात 2.5 साल पहले भी हो सकती थी ना जी। ये 2.5 साल बाद ये बात क्यों उठी है आगे के बाद? अरे घुटन है, घुटन 2.5 साल की घुटन है। आदमी मौका देता है कि ठीक है कुछ दिन देख लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। चलता रहता है पार्टी के अंदर। नीरज शेट्टी जी, राजनीतिक विश्लेषक। देखिए सर, आजकल बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, पार्टी से जब निकाल दिया जाता है तो राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं। कई लोग हैं, है ना। अभी तो एक जनता दल यूनाइटेड से एक बड़े ठीक ठाक नेता, उनको निकाल दिया गया, तो आजकल टीवी में वो भी राजनीतिक विश्लेषक लगा करके बैठे रहते हैं। तो मैं उनको देखता हूं तो बड़ा हैरान होता हूं कि ज़रूरत क्या है भाई साहब। आप आए हैं पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स दम खम से कीजिए ना। कभी राजनीतिक विश्लेषक, तो कभी शिवसेना के नेता, तो कभी बीजेपी के नेता, फिर राजनीतिक विश्लेषक। अब ये ट्रेंड तो हम लोग की कोई गलती नहीं है, आप लोग जो कहते हो लिखते हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक का मतलब नीरज शेट्टी जी एक पार्टी नहीं होती है ना। मुझे लग रहा है आलोक शर्मा जी से समझने की जरूरत है। आलोक शर्मा जी सभी बात बोले ना। आप शिवसेना से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हो तो क्या बोलोगे? आपको बीजेपी से लगाव नहीं है ना, बीजेपी से लगाव नहीं है, और शिवसेना के नेता को कांग्रेस और एनसीपी से लगाव दिख रहा है। ये बड़ी हैरानी भी होती है कभी कभी। ये नया ट्रेंड एक्चुअली आप लोगों ने चलाया है। फिर नया ट्रेंड एक भी ले आया कि शिवसेना का नेता राजनीतिक विश्लेषक बना हुआ है ना। जनता दल यूनाइटेड का नेता राजनीतिक विश्लेषक बन गया, और फिर किसी पार्टी में ज्वाइन करेगा तो हम लोग को लिखना पड़ेगा प्रवक्ता नेता।
तो मुझे लग रहा है कि अगर राजनीतिक विश्लेषक बन ही गए हैं तो पूरी राजनीति पर बात कीजिए। मैं आता हूं, थोड़ी देर में आऊंगा सर। बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, केसी जैन साहब हैं, और एक कई सालों से केसी जैन साहब को हम प्रवक्ता बीजेपी ही लिखते आए हैं। हमें तो लगता है कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि केसी जैन साहब के नीचे हम राजनीतिक विश्लेषक लिखें। क्यों जैन साहब? बिल्कुल। जैन साहब एक बात बताइए, ये घुमा फिरा करके ये चीजें आ जाती है कि बीजेपी वाले सब करवा रहे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की देन है ना। शिंदे साहब को पता नहीं क्या खिला पिला दिया आप लोग कि बेचारे सीधे महाराष्ट्र से बोरिया बिस्तर उठा के गुवाहाटी पहुंच गए, फोन भी नहीं उठाते किसी का, ना किसी से बात करते, एकदम से नाराज हो गए और कह रहे हैं सीधे कि अब इस्तीफा दीजिए तभी लौटेंगे महाराष्ट्र। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, पहली बात तो किसी भी पार्टी में जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो हमें आपको लगता है कि एकाएक हुई, लेकिन एकाएक चीजें नहीं होती। उसके पहले बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बैठकें होती हैं, वार्ता होती है, मनाने का प्रयास होता है, अपनी अपनी बातें रखते हैं। आप देखिए, जब शिवपाल यादव जी अब पार्टी सपा से टूट करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसके पहले बहुत कुछ मंचों से भी देखने को मिला, बहुत सारी बातें हुई, वार्ता हुई, मनाने का प्रयास हुआ, कभी वो अध्यक्ष बने, कभी अखिलेश जी अध्यक्ष बने, तो बहुत सारी बातें हुई, आखिर में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो ऐसा नहीं कि ये सब चीजें एकाएक होती, तो इसके पहले बहुत सारी चीजें हुई होंगी हमें लगता है पार्टी के अंदर। और उनकी क्या मंशा है, आज भी वो कह रहे हैं, जो शिंदे साहब की बात हो रही है, एकनाथ शिंदे साहब की, तो वो कह रहे हैं कि हम अब भी जो है शिवसेना की पार्टी के विधायक हैं, शिवसेना के नेता हैं। अभी उन्होंने पार्टी से ना तो त्यागपत्र दिया है, ना तो पार्टी छोड़ करके गए हैं। और एक बात और है कि वो अपने आप को, सबसे बड़ी बात ये, वो ये दावा कर रहे हैं कि जिस समय ये पार्टी का गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में हमें विधायक दल का नेता शिवसेना की तरफ से चुना गया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री वो बनते हैं, सब कुछ उनको मिलता है, उद्धव ठाकरे जी को हमारा कोई महत्व नहीं है। और ऐसे में जो उनके समर्थक विधायक हैं, देखिए, अगर उनको विधायक दल का नेता चुना गया है तो जाहिर सी बात उनके तमाम सारे समर्थक विधायक होंगे। आज उनके साथ अगर 34 विधायक हैं तो ये जाहिर सी बात है, एक बड़ी संख्या है। तो इन लोगों ने भी समर्थन दिया होगा कि विधायक दल का नेता उनको चुना जाए। और जिस प्रकार से बातें, ये सब तो ठीक है भाई साहब, जैन साहब, ये सब तो ठीक। आप लोग आप भगत में क्यों लगे हुए हैं गुवाहाटी में, पहले बताइए। देखिए गौरी शंकर जी, जब भी इस तरीके की बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष की पार्टी है और जब वो मजबूत दिखाई देती है तब इस तरीके की चर्चाएं जरूर होती हैं। लेकिन अभी ना तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि आप फ्लोर टेस्ट लीजिए, अल्पमत में है शिवसेना, और ना तो कहीं से जो है शिंदे साहब को ऑफर दिया गया है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। अभी उनकी पार्टी के अंदर का मामला है, अंदरूनी मामला है। हाँ, नहीं, पार्टी के अंदर नहीं। एक बात समझ में नहीं आई भाई साहब, जैन साहब, मैं 3-4 तरह का बयान देख रहा हूँ आजकल। जब उद्धव ठाकरे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बहुत कम किया वैसे उन्होंने, है मीडिया से कहाँ जल्दी कुछ बात करते हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं करते थे, भी एक बड़ी बात है। लेकिन जब भी उन्होंने किया तो एक अलग तरह का मैं उनके अंदर देखता था, वो एक अलग अंदाज है ना, वो अंदाज, और उस अंदाज में थोड़ी सी चीज़ें एक राजनीतिक कह सकते हैं कि एक मजबूती दिखती थी। वो मजबूती आप नकारात्मक ले सकते हैं या सकारात्मक, जो ये अपने तरीके से देख लीजिए। आज मैं उन्हें देख रहा था, जनता से रूबरू हो रहे थे, तो उसमें बहुत सौम्यता थी, बड़ी लाचारी दिख रही थी, बड़ी बेबसी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा जो है ना, बेबस हो करके किसी को बुला रहा है कि आ जाओ ना, इस्तीफा ही देना है तो मुझसे आके बोलो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहले क्यों नहीं बोला आपने, मैं पहले इस्तीफा दे देता। मुझे लगता है क्या ये लैंग्वेज, इसी लैंग्वेज में उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से पहले बात किए थे क्या? मुझे नहीं लगता। अगर किए होते तो महाराष्ट्र छोड़ करके गुवाहाटी में आज लोगों को शरण नहीं लेना पड़ता। मैं एक जो बात समझना चाह रहा हूं आपसे जैन साहब, कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता आए तो पहले से वहां पर आप लोग पहले से स्वागत की तैयारी क्यों करके रखे थे? वहां पर बाकायदा होटल बुकिंग तमाम, है ना, आपके कुछ बड़े नेता बाकायदा उनको रिसीव कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो वो लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या मतलब है। तो कुछ खेल तो खेला जा रहा है ना, आप लोग भी कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गौरी शंकर जी, आप
एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो आप कयास लगा रहे हैं उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब तक कि जो विधायक उनसे अलग है शिवसेना से, जिन 34-35 विधायकों की बात हो रही है, जिनको जो शिंदे जी के जो समर्थन में है, और उनकी एक नाराजगी का बड़ा कारण ये भी है और ये भी उभर करके चीजें सामने आ रही हैं कि जो एनसीपी के साथ में और शिवसेना ने जो गठबंधन किया कांग्रेस के साथ में, एनसीपी के साथ में, ये इस चीज को ये पचा नहीं पा रहे हैं, इस चीज को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे। उस समय भी ये कह रहे हैं कि उस समय भी हमने विरोध किया इस चीज का और अपनी बात रखी, लेकिन हमारी बात को तवज्जो नहीं दी गई। हमने गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ में, सरकार बनी जो है शिवसेना की और भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से बननी चाहिए, लेकिन शिवसेना जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद अलग हो गई और एनसीपी और कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन कर लिया। तो जिस प्रकार से जो एक बार शिंदे जी के जो बयान आ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, वो इस बात से भी पीड़ित है कि अपनी विचारधारा से अलग हटकर इस सत्ता पाने के लिए हम इस चीजें कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके चलिए ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद भी देखिए 35 तो उनके साथ समर्थक हैं जो वहां पर हैं, लेकिन एक अभी आप लोग को देखिए, मीडिया को तो उतना ही पता है जितना बताया जाता है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं को पता है कि कितने विधायक शिवसेना के वहां पर हैं। तो है ना, आप लोग 35 नहीं, 35 से ज्यादा होगा वो भी पता है आप लोग को। अब इसीलिए कह रहा हूं ना, तो ये अगर आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि बीजेपी बहुत दिनों से तलाश रही थी कि कुछ मौका आ जाए और मौके पर चौका मारना है, और बहुत बढ़िया अभी वक्त भी आ गया है चौका मारने का। उद्धव ठाकरे बहुत कर लिए, लाउड स्पीकर का विरोध है ना, तो लाउड स्पीकर पर जो हुआ था उस पर विरोध, और हनुमान चालीसा को भी विरोध करने वाला नेता कैसे हिंदुत्व से खुद को जुड़ा हुआ नेता अपने को बता रहा है। ये तमाम तरह के मैसेज देखिए, महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में एक तरह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ मैसेज गया। इस खिलाफ मैसेज पर अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्शन लिया तो वो है एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे वाकई में बीजेपी के साथ मिल गए हैं और बहुत स्ट्रांगली मिल गए हैं। तो केसी जैन साहब मुस्कुराएंगे ही, हंसेंगे ही, या फिर इंतजार करेंगे कि बस 1-2 दिन रुक जाइए, महाराष्ट्र में मामला पलटने वाला है, खेल बदलने वाला है, राजनीति बदलने वाली है। अजय शर्मा जी, एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि नई बात है ना, अपने देश में कोई नई बात है क्या? ये तो सरकार बनती किसी और पार्टी की है, जनाधार किसी और को मिलता है ना। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में वैसे जनाधार किसको मिला था? शिवसेना और बीजेपी को ही मिला था, और पहले से लोगों को पता था कि शिवसेना और बीजेपी को ही जनाधार दे रहे हैं क्योंकि इसी को सरकार में आना है। लेकिन शिवसेना ने वहां पर यू टर्न लेते हुए इस जनाधार का मजाक बनाया और शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली। जनता के बीच में क्या मैसेज गया है वो तो खैर अलग बात है ना, वो तो इलेक्शन में दिखेगा, चुनाव में दिख ही जाएगा कि ये प्रयोग उनका कितना सही था। लेकिन बीजेपी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और मुझे लगता है तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो भी हैं इस हिंदुस्तान में, उनको ही बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है यार, मतलब दोनों का गठबंधन था, लोगों ने तो बीजेपी या शिवसेना इस तरह से वोटिंग किया, ये फिर क्या हो गया, अचानक से यू टर्न क्यों लिया गया? तो क्या बीजेपी बदला ले रही है कि देखो जनाधार का मजाक उड़ाने वाला उद्धव ठाकरे, तुम्हारी मैं हैसियत दिखा देता हूं, तुम कितने हैसियत के, और शिवसेना भी तुम्हारी पार्टी नहीं रहेगी, कुछ ऐसा बदला लिया जा रहा है? देखिए, मैं इसको बदला तो नहीं कहूँगा, मैं इसको एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स कहूँगा। किसी भी पार्टी की गलतियों का या हम कहें कि नासमझी का फायदा उठाना, हम इसको इस तरीके से समझते हैं। जो एक निगेटिव मैसेज गया पूरे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की वजह से कि ये सत्ता के लालच में है, कि अब आपको पता होगा पहले उद्धव ठाकरे से पहले जो उनके बेटे को लेकर भी कयास चल रहे थे कि उनको भी जो है कोई ना कोई ऐसा पद दिया जाएगा, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या कुछ ऐसा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शरद पवार के साथ मिलकर उन्होंने जो है अब सत्ता में आ गए। हमने वो भी देखा कि किस तरीके से अजीत पवार जो है मिल गए थे जाकर भारतीय जनता पार्टी से और फ्लोर टेस्ट हुआ था, वो सब कुछ हमने देखा। लेकिन अगर आप उसके बाद पूरे घटनाक्रम को देखें, और हमने जो है एक ऐसा ईगो भी देखा एक मुख्यमंत्री के अंदर कि अब जो कुछ है मैं ही हूँ, लेकिन
महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने धीरे धीरे इसको हवा दी है। मैं सुशांत सिंह राजपूत का भी जिक्र करूंगा, उसको मामले को लेकर काफी हवा रही, जिस तरह से एनसीबी ने काम किया और ड्रग्स का कारोबार निकल के सामने आया। उसके बाद फिर हम देखते हैं शाहरुख खान के बेटे को भी जिस तरह से गए और हमने सब कुछ देखा कि किस तरह से समीर वानखेड़े का जिक्र हुआ और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई की। हम कंगना रनौत को भी देखते हैं जिसके साथ किस किस तरीके से कार्रवाई की गई और कई चैनल के मालिक बाकायदा है ना, एक चैनल की चीफ एडिटर पे भी बड़ा जिस तरह से कार्रवाई हुई, उसकी बड़ी आलोचना हुई, उसकी बहुत आलोचना हुई। तो ये ऐसे मामले थे जिन्होंने धीरे धीरे एक माहौल बनाया और जो चिंगारी सुलगी उसके बाद उसको हवा दे दी नवनीत राणा ने और पूरी तरीके से वो सामने आ गई। और अब एमएलसी चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, अब 5वीं सीट जिस तरीके से जीती गई है, उससे एक कयास लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकनाथ शिंदे को जो है उस तरफ लेकर आ गए हैं। और हम इसको गलत नहीं मानते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीजें धीरे धीरे हर रही थी, लेकिन वो चीजें उनको दिखाई नहीं दे रही थी। और अपने और कई लोगों ने तो इस तरह की बात भी कही कि उद्धव ठाकरे दरअसल मुख्यमंत्री की तरह बिहेव नहीं करते हैं महाराष्ट्र में, बल्कि वो एक महाराजा की तरह बिहेव करते हैं। मैंने तभी से शुरू में कहा आपसे, एक किंग की तरह बिहेव करते हैं। तभी मैंने शुरू में कहा आपसे। मैं उसी बात पे बोला। और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर कोई राजा और महाराजा की तरह बिहेव ना कर सकता है, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही। उसी पर मैं बोला कि किंग मत समझिए, महाराजा और राजा मत समझिए, जनता ने वोट किया है तो उतार भी देगा उसी तरीके से। और चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तुरंत आते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। महाअघाड़ी पार्टी में सेंधमारी हो चुकी है। महाअघाड़ी में 3 पार्टी हैं, कुछ और पार्टियां भी हैं, लेकिन 3 पार्टी मुख्य रूप से हैं। वो हैं एनसीपी, शिवसेना और साथ ही साथ कांग्रेस। एनसीपी और कांग्रेस की नीतियों की वजह से शिवसेना के कई विधायकों को ऐसा लगता है कि शिवसेना अपना हिंदुत्व और हिंदुत्व को लेकर जो उसकी विचारधारा है उससे भटक चुकी है। और इसके बाद कई विधायकों को ऐसा लगने लगा कि उद्धव ठाकरे एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह बिहेव करते हैं। उससे मिलना, उनसे बातें करना बहुत ही मुश्किल भरा काम है, किसी से मिलना भी बहुत कम पसंद करते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक हवा बनी और शिवसेना देखिए किस तरह से किस मोड़ पर खड़ी है कि हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि उद्धव ठाकरे के हाथ से ही पार्टी निकल जाए। मैं आता हूं इस वक्त नीरज शेट्टी जी के पास में आता हूं। नीरज शेट्टी जी, आपने कहा कि शिवसेना एक संगठन है, बहुत मजबूत है, लेकिन क्या जरूरी है कि शिवसेना के संगठन को चलाने के लिए उद्धव ठाकरे का रहना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है जी, लेकिन बीच में थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, जिस हिसाब से आप कह रहे थे ये बात सच्चाई है कि उद्धव ठाकरे जी अपने सांसदों को, अपने विधायकों को मिलने का समय नहीं देते थे। यहीं से असंतोष जो है चालू हुआ। और एक तो बेचारे विधायक ऐसे थे जिन्होंने 45 कॉल किए मुख्यमंत्री के ऑफिस में समय लेने के लिए और आज तक उनको समय नहीं मिलने की। तो वो ये कहते हुए गुवाहाटी गए कि यार जब मेरे को इधर समय ही नहीं मिल रहा है मुख्यमंत्री से अपने मिलने का तो मैं करूंगा क्या। तो ये सबसे मुख्य बात रही जो इन्होंने अपना बीच में वो तोड़ दिया लोगों, विधायकों और सांसदों से मिलना। इवन सांसदों में भी मीटिंग हुई थी एक दिल्ली में पिछले दिनों, वहां भी यही कहा गया था अगर मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलेंगे तो हम बात करें किसको, हम किससे अपना फंडिंग करें, किसको हम राज्य के लिए बात करें। तो ये एक मुख्य बात जो आप लोगों ने अभी कही, इससे सहमत हूं और ये बात हुई है उधर, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा असंतोष वहां से चालू। मतलब आप भी मान रहे हैं इस बात को कि इस तरह की चीजें थी। तो फिर एक बात बताइए, ये पूरा मामला 2.5 साल से चल रहा था या अचानक ये सब चीजें एक दूसरे के बीच में एक संवाद हुआ कि चीजें ठीक नहीं चल रही है, हम लोग भटक चुके हैं और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से कहीं दूर दूर तक अब शिवसेना का कोई नाता नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इसे गलत ट्रैक पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो फिर अगर एकनाथ शिंदे अगर कुछ कह रहे हैं फिर गलत कहाँ है? वो तो ठीक कह रहे हैं फिर एक तरह से। नहीं, जो सच्चाई है वही मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। ये जो सच्चाई है उसके अंदर ये सब मुझे सब मालूम था, ये सब चीजें चल रही हैं, तब जाकर ये स्थिति विस्फोटक होकर पहुंची है इस स्टेज के ऊपर। ये एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है कि मैं बोलूँ 2 दिन 4 दिन में 5 दिन में ऐसा हो गया। ये चीजों को समय लगा है, धीरे धीरे ये विस्फोट आया है उसके अंदर पूरा का पूरा। चलिए ठीक है नीरज शेट्टी जी, अब मैं एक बार फिर से केसी जैन साहब के पास आता हूँ। जैन साहब एक बात बताएं, बीजेपी जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी वहाँ पर
तो बहुत बेहतरीन, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा था, शिवसेना के ऊपर भरोसा था और ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाए शिवसेना तो मेरे साथ है। लेकिन फिर चुनाव हुआ, शिवसेना और बीजेपी के मुद्दों पर ही जनता ने वोट किया, जनाधार दिया। फिर शिवसेना का ट्रैक बदल गया, वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ हो गई। आप लोगों ने कहा कि सत्ता की लालच में समझौता कर लिया गया। पहले आप लोग बोलते थे, बीजेपी वाले पहले बोलते थे तो शिवसेना वाले लोग गाली देते थे, लेकिन अब तो यही बात शिवसेना वाले भी बोलने लगे। तो बीजेपी वाले अब उन लोगों को कैसे, मतलब किस तरीके से समायोजित कर पाएगी? या आप लोगों ने पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया उन लोगों का कि एकदम से सही सोच रहे हो, हम लोग भी देखो ये 2.5 साल से कह रहे हैं, तुम लोग मानते नहीं थे, अब तुम लोग ही मान रही हो तो हम सब एक साथ हैं। शंकर जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि राजनीति में 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे, ये कहा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पे अगर आप 2 कदम आगे थे तो 4 कदम पीछे भी चलना पड़ सकता है। दूसरी बात ये है कि अभी वो चाहे धीरज शेट्टी जी की बात रही हो, तो शर्मा जी की बात रही, तो ये स्पष्ट हो गया उसमें भी कि जिस प्रकार से एक तानाशाही रवैया जो है शिवसेना के प्रमुख का रहा, तो ऐसे में उसके अंदर एक विरोधाभास होना सामान्य सी बात है। आप अपने विधायकों से नहीं मिलेंगे, सांसदों से नहीं मिलेंगे, पद किसी को देंगे, काम किसी से लेंगे। तो जिसको जो जिम्मेदारी दी गई, राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई तो उससे वो उस जिम्मेदारी की जवाबदेही भी उसी की होती है। लेकिन आपने रबड़ स्टाफ वहां पर भी बना दिया, जो राजनीतिक पद आपने किसी को दे रखा है। आप देखिए कि शिवसेना में ही जो मुख्य प्रतिनिधि बनाया गया वो भरत गोगावले जी को बनाया गया, जबकि सारा काम कौन देख रहा है, विहिप कौन जारी कर रहा है, सुरेश प्रभु जी वहां पर जारी कर रहे हैं। तो इस तरीके का विरोधाभास जो पार्टी के अन्य लोग हैं, वो विधायक है, सांसद है, उनके अंदर एक क्षोभ उत्पन्न करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक विरोध की एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। और जिसको आपने पद दे रखा है वो तो विरोध करेगा कि जिम्मेदारी हमारी है, व्हिप को जारी करने की जिम्मेदारी हमारी है, जारी और कोई और कर रहा है। फिर आप देखिए कि शिवसेना पे बहुत सारे आरोप भी लगे। आप देखिए कि अनिल देशमुख पे भी, नवाब मलिक पर भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप भी लगे। तो ऐसे में जो इस तरीके की विचारधारा से अलग विचारधारा के लोग थे, जिसमें मुख्य रूप से एकनाथ शिंदे जी उभर करके सामने आए और उनके साथ आज 34-35 विधायक जिस प्रकार से हैं, हमें लगता है इससे ज्यादा बड़ी संख्या है और तमाम सारे और लोग इसी विचारधारा के जो कि एकनाथ शिंदे जी के साथ जाना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं जैन साहब की जो गुवाहाटी में है वो तो है ही, जो महाराष्ट्र में अभी उद्धव ठाकरे के साथ घूम रहे हैं वो भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ कि जो उद्धव ठाकरे जी के साथ है उनमें से भी काफी लोग शिंदे जी के विचारधारा के उनके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन उन पे कहीं न कहीं दबाव है, रोक है उद्धव ठाकरे जी का, इसलिए वो रुके हुए। लेकिन आपने जो एक सवाल किया और हमें लगता है उसी सवाल में उसका जवाब भी है कि जरूरी नहीं है कि उद्धव ठाकरे ही पार्टी को चलाएं या संगठन को चलाएं। तो ऐसे में पार्टी में और भी बहुत सारे लोग हैं, संगठन में और बहुत सारे लोग हैं और उनके तानाशाही रवैये से पार्टी के लोग ही जब क्षुब्ध है, नाराज है और एक बड़ी संख्या उभर करके सामने आ गई, तो ऐसे में पार्टी कैसे चलाएंगे जब वो मिलना नहीं चाह रहे, बात नहीं करना चाह रहे। अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है, अगर किसी से कोई विचारधारा नहीं मिल रही है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, आप मिलेगी नहीं, तो ऐसे में बगावत होना और विरोधी शुरू होना दिखाई देता है। फिर आपने एक बड़ा स्टेप उठाया कि गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाने के लिए, तो जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, इसकी आलोचना तो खैर इसकी आलोचना पूरे देश में हुई और मुझे लगता है उद्धव ठाकरे का, मैं एकदम ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं तो पूरा चुनाव है ना, पूरे चुनाव को कवर भी किया था। वाकई में बहुत ही अजीब तरह का सिचुएशन है कि गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ, जनता ने बीजेपी शिवसेना को वोट किया और सत्ता के लिए वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए। तो उद्धव ठाकरे का कद ऐसा था और एकदम से सट सा नीचे चला गया, एकदम से नीचे आ गया कि उद्धव ठाकरे किस तरह के इंसान है, किस तरह के राजनीतिज्ञ हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, लोगों के अंदर तो यही एक रिएक्शन, तुरंत से रिएक्शन आया कि जनता ने जो समर्थन दिया था बीजेपी शिवसेना को, उसमें सीधे उद्धव ठाकरे किस तरह से सत्ता की लालच में, कोई सोचता भी नहीं था कि उद्धव ठाकरे ऐसा करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने खुद अपने प्रोफाइल को गिराया और 2.5 साल तक कुछ ऐसे प्रोफाइल को दिखाने की कोशिश की जिसका लोग उम्मीद नहीं कर सकता था। चाहे वो
लाउड स्पीकर के मामले पे हो, या फिर हनुमान चालीसा के मामले पर हो, या फिर एक बड़े चैनल के चीफ एडिटर के साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई है ना, उस मामले में बहुत छीछा लेदर हुई है ना, जिस तरीके से बदतमीजी की गई उनके साथ, वो मामला हो, या फिर और भी बहुत सारे मामले हैं जो मैं अजय शर्मा जी से पूछूंगा। अजय शर्मा जी, एक बताइए, एक एक करके बताइए मुझे, चुनाव जीतने के बाद उस वक्त का क्या सिचुएशन था उद्धव ठाकरे को लेकर, उसके बाद 2.5 साल के दरमियान जो पूरा साल बीता है, इसमें उद्धव ठाकरे किस तरह से अपने लिए ही एक बड़ी खाई तैयार कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने चुनाव जीता तो उसमें एक मैसेज ये था कि जिस तरह से बाला साहब ठाकरे किंग मेकर की भूमिका में हमेशा से रहे हैं, ऐसे ही उद्धव ठाकरे भी किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जो है बीजेपी के साथ मिलकर एक अच्छा शासन देगी, लोगों के लिए काम करेगी। लेकिन जब पिक्चर घूम जाती है कि पुत्र मोह भी सामने आता है उद्धव ठाकरे का, फिर जो है खुद अपने आप को सत्ता में लाने की कोशिश दिखाई देती है। और हमने देखा किस तरीके से शरद पवार ने एक जो है जोड़ तोड़ की राजनीति को सामने लेकर आते हैं और उन्होंने पूरी तरीके से जो उनकी महत्वाकांक्षा थी उद्धव ठाकरे की, उसको हवा देते हुए उनको बदल दिया, और जिससे ये लगा कि ये वो उद्धव ठाकरे नहीं है जिसके अंदर लोग बाला साहब ठाकरे की छवि देखते हैं। उनको लगता है कि अगर आज भी वो मातोश्री के सामने खड़े होते हैं या उद्धव ठाकरे के सामने खड़े होते हैं तो बाला साहब ठाकरे को देख रहे हैं, उनको बिल्कुल देख रहे हैं। सही बात है। तो ये वहां से वो धीरे धीरे डाउन होना उनका शुरू हुआ और हमने स्टेप बाय स्टेप देखा, जैसे मैंने कुछ नाम आपको गिनाए जिसको लेकर इनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई। और इनके एक जो बड़े बड़े नेता हैं जो हमेशा मीडिया में आकर बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, हाँ। उनकी वजह से काफी काफी नुकसान संजय हुआ। राउत जो है उनकी वजह से और एक एनसीपी के नेता भी, उनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। तो ये बहुत नुकसान हुआ, लोगों ने इस चीज को देखा। और ये बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैंने अभी शुरू में गिनाया कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किस तरीके से रहा, फिर जो है कंगना रनौत को लेकर किस तरीके से रहा कि भाई आपने उनके जरूरत क्या थी, कार्रवाई करवाई, उनका घर तोड़वा दिया, उनका ऑफिस तोड़वा दिया, फिर उनको नोटिस भेज रहे हैं आप उनको। फिर आप ये देखें नवनीत राणा भी इस प्रकरण में आ गई, समीर वानखेड़े या एनसीबी की कार्रवाई को लेकर किस तरीके से छीछा लेदर हुई। इसमें बीच में जो है दाऊद का भी नाम बीच में आ गया, कुछ बहुत सारी चीजें रही, आप देखिए जिस तरह से बातें हुई। तो पूरे ने जो है धीरे धीरे शिवसेना को डाउन किया। वो जो है ऐसा दिखाई दिया कि वो उस कुर्सी पे तो बैठे हुए हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी या कांग्रेस का भी उनके ऊपर प्रेशर है जो वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे जैसे कि एक बाला साहब ठाकरे करते थे या डिसीजन लेते। तो कहीं ना कहीं वो एक असहज दिखाई देते हैं, मजबूर दिखाई देते हैं, और वो चीजें वहां दिखाई दी। अभी आप देखिए, अभी पिछले 2 दिन का हम घटनाक्रम देखें, हम अभी एमएलसी चुनाव को देखो, जैसे मैंने जिक्र किया आपसे 5वीं सीट जीती, उसके बाद जिस तरीके से एमएलसी चुनाव की क्रॉस वोटिंग के बाद तुरंत एकनाथ शिंदे सूरत चले जाते हैं, सूरत के लिए पूरी तैयारी होती है और उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। और एक ट्वीट आता है उनका कुछ समय बाद, और ट्वीट में कहते हैं कि शिवसेना हिंदुत्व के रास्ते से भटक गई है, हम आज भी शिवसेना की विचारधारा में, सिद्धांतों में यकीन रखते हैं, हमारा आज भी भरोसा है और हम बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग हैं, हम सच्चे शिव सैनिक हैं। इस तरह का जो लब्बो से ट्वीट आता है, ये बताता है कि आखिरकार क्या हुआ। तो यानी कि शिवसेना पूरी तरह से भटक गई, एकनाथ शिंदे ने ये बताया। हम आज देख रहे हैं कि गुवाहाटी में है सारे विधायक, तो ये जो प्रक्रिया है कुछ दिन चलेगी। और जिसकी हम जिक्र अभी बहुत कम कर रहे हैं वो है शरद पवार को मनाने के लिए कल प्रफुल्ल पटेल को भेजा गया था बातचीत करने के लिए, और प्रफुल्ल पटेल इस चीज के बड़े माहिर माने जाते हैं। और शरद पवार का जो राजनीतिक इतिहास आप जानते हैं, 1999 किस तरह कांग्रेस पार्टी से अलग हटकर उन्होंने क्या किया, फिर 6 साल किस तरह से बियाबान में गुजरते रहे। ये वही शरद पवार है जिन्हें बहुत बड़ा पॉलिटिशियन माना जाता है, बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक या बहुत बड़ा वो माना जाता है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिन्हें बहुत बड़ा मराठा या कहा जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके अभी भी जो संख्या है वो डबल डिजिट पे नहीं आ पाई है। सही बात है, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है यहाँ पर। हाँ। तो ये पूरी जो पिक्चर है, इसमें मैं जो समझता हूँ कि जिसपे आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है, ये आरोप मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि सेंधमारी नहीं हुई है, आपके लोग टूट के चले गए। और सेंधमारी सही बात है, टूट के चले गए हैं और उन्होंने जहां पर शरण ली है। अगर दरवाजा आपने खुला रखा है, बाहर चोर खड़ा है, आप घर पर हैं नहीं या घर पर हैं भी, दरवाजा खोल करके आप चले गए या फिर दरवाजा खोल करके घर में सोए हुए हैं, चोर बाहर खड़ा है, तो वो पूजा थोड़ा ही करेगा, नहीं करेगा ना, अंदर घुसेगा, जो हाथ मिला है ना हाथ साफ करके निकल लेगा। अब
अब शिवसेना वाले नाराज हैं, उनको अब पसंद नहीं आ रहा है, उद्धव ठाकरे के पास जाना नहीं चाहते हैं, उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। अब दरवाज़ा बीजेपी तो कहती है हमेशा कि दरवाज़ा हमारा खुला हुआ है भाई साहब, जिसको आना है आ जाओ। तो शिवसेना वाले को सबसे आसान रास्ता तो यही दिखता है ना कि मुझे और कहाँ जाना, देखिए मुझे एनसीपी से प्रॉब्लम है, कांग्रेस से प्रॉब्लम है, तो मैं तो बीजेपी के पास ही जाऊंगा ना। तो बीजेपी की इसमें साजिश है ही नहीं। बीजेपी अब महाअघाड़ी में सेंधमारी वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। इसमें एक रीजन और है गौरी कि पूरे देश के अंदर शिवसेना के अलावा जो हिंदुत्व की बात करती है या जिसकी जो विचारधारा है वो जो है भारतीय जनता पार्टी है। ये इसीलिए शिवसेना का बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा शुरू से रहा है ना। लेकिन वो जो टूट गया, यानी कि आपकी विचारधारा बदल गई, आपके सिद्धांत बदल गए, आप जो है एनसीपी। लेकिन बहुत मुझे लग रहा है अजय शर्मा अभी लग रहा है 24 घंटे का खेल अभी और बचा हुआ है। हाँ, तो 24 घंटे खेल बचा है, 24 घंटे का खेल तो बचा हुआ है। मैं नीरज जी से पूछना चाहता हूँ, नीरज जी बताइए, पेशेंस बताइए। शिव कह रहे हैं ना कि शिवसेना को मैं बड़ा नजदीक से जानता हूँ, तो उनके विधायकों का पेशेंस बताइए, कितना धैर्यशाली हैं वो। अभी और खींचेंगे इसको कि एकदम से, है ना, बकाहट में आएंगे और कल तक कुछ बड़ा फैसला ले लेंगे, बताइए। अभी ऐसा है, एक जानकारी और बहुत बड़ी निकल के आ रही है मुंबई में। ये जानकारी ये निकल कर आ रही है कि शिंदे साहब के इधर जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट दिया गया था, वहाँ सीएम ऑफिस से स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, सीएम ऑफिस से बिना मर्जी के एक भी फाइल जो है और इधर से बाहर नहीं जाएगी। उससे भी शिंदे साहब बहुत रूठे हुए थे कि बिना सीएम ऑफिस के आईएएस ऑफिसर और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि सीएम ऑफिस के बिना कोई भी फाइल साइन होकर नहीं जाएगी। तो इससे भी बहुत ज्यादा नाराज थे हमारे शिंदे साहब उस समय। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है उनके रूठने का, उनका निकलने का, जो उन पर विश्वास नहीं किया जा रहा है तब तक। मतलब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं हो गए, जैसे लग रहा हो कि तानाशाही वहां पर उन्होंने पूरी तरह से बुन रखा था कि मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ऐसे थोड़े होता है भाई साहब। नीरज शेट्टी जो सवाल किया उसका आंसर दीजिए, मुझे बताइए। आप कह रहे थे ना कि शिवसेना को मैं जितना जानता हूं कोई नहीं जानता, तो मुझे बताइए जो गुवाहाटी में शिवसेना के जो विधायक हैं कितने धैर्यशाली लोग हैं। अभी हम लोगों को और इंतजार करवाएंगे कि रात में कुछ फैसला लेंगे ये लोग? साहब हम लोग इनको कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इन सब लोगों को। ये सब क्या करेंगे क्या नहीं होगा, ये तो मैं कह रहा हूँ। अभी अच्छा है भाजपा वाले खुल के सामने नहीं आए हैं, क्योंकि पहले अजीत पवार से धोखा खा चुके हैं ये लोग, तो इसीलिए अब भाई साहब भाजपा वाले खुल के क्यों आएंगे अब? भाजपा के इसमें क्या, मैं तो इतना बढ़िया उदाहरण बताया, भाजपा का रोल क्या है भाई साहब? बिल्कुल क्या रोल है? जल्दी मेरा बोलना है, चंद्रकांत पाटिल साहब भी गुवाहाटी मेरिडियन में पहुंच चुके हैं और मोहित कंबोज वहाँ है, कुटे साहब उसी होटल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रोल है जो चंद्रकांत पाटिल भाजपा अध्यक्ष महाराष्ट्र वहाँ पहुंचे हैं। तो आप इस बात से हम लोग नहीं कह सकते कि इनका कुछ भी रोल नहीं है इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी अंदर होगी। लेकिन जब तक ये सब फैसला ना हो जाए तो हम लोग का इस समय ये कहना बहुत मुश्किल है कि नहीं जी ये सभी चीजें, जैसे एक वो भास्कर लगा रहे विराट कि मुझे जबरदस्ती ले गए हैं कर, लेकिन मुझे लगता नहीं है 40 को जबरदस्ती ले जा सकता है। 1 2 4 5 में मान सकता हूँ, लेकिन हम बोले कि 35-36 को ले गए, वो गलत होगा बोलना। चलिए ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैन साहब थोड़ा सा और अच्छे से बताएंगे इसको। जैन साहब एक बात बताइए, घुमा फिरा के फिर वही बात आ जाती है कि भाजपा वाले कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब मुझे थोड़ा सा बताइए कि अब अगर नहीं भी कर रहे हैं, है ना, अब क्या होता है ना, एक कहावत है कि, हालांकि कहावत बड़ा अजीब है, इसमें जात वात आ जाता है कि भात भी नहीं खाए जात भी गंवाए। सुने है ना सर ये कहावत? सुने है ना कि मतलब गए वहाँ पर डिनर करने के लिए या फिर लंच करने के लिए, वो खा भी नहीं पाए और वहाँ से जो है भूखे पेट आ गए, बेइज्जत भी हो गई हमारी, है ना, लोगों ने शिकायत भी कर दी, 25 तरह की कहानियाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी का नाम इसमें आ भी रहा है तो अब तो बीजेपी इंटरेस्ट लेगी कि ठीक है भाई मेरा नाम ही आ रहा है तो मैं थोड़ा सा और बढ़ करके शिंदे जी को और समर्थन कर देता हूँ। तो समर्थन के नाम पर बीजेपी क्या क्या करेगी, जरा बताइए जैन साहब। नहीं देखिए गौरी शंकर जी, हमने आपसे पहले ही बताया और ये भी आपसे हमने कहा कि आप जो कयास लगा रहे हैं वो कयास गलत नहीं है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तमाम सारी चीजें देखी हैं। और देखिए इतनी नाराजगी के बाद में जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी 34-35 विधायकों के साथ 2 दिन से वो जो है बाहर हैं, और अपना खुद बाहर होते अलग बात थी उनकी नाराजगी तक, लेकिन जिसके समर्थन में 34-35 विधायक उसके साथ में हैं और 20-25 विधायक उसके साथ में जो नहीं है वर्तमान में, उसके साथ में नहीं लेकिन दिल से उसके साथ में,
ऐसे हालात में या तो उनके, हमें लगता है या तो उनके हाथ में जो सत्ता की कमान है उनके हाथ में आए, और वो चीज उद्धव ठाकरे भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ऐसे में उनके साथ में दो विकल्प है कि या फिर तो वो अपना अलग से पार्टी बनाए, अलग गठबंधन बनाए, या फिर ये है कि चूंकि जिसका वो लगातार समर्थन कर रहे हैं, चिट्ठियां भी लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, और वो इस चीज को स्वयं भी मान रहे शिंदे साहब कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा था और उसके साथ हमको सरकार बनानी चाहिए थी। तो हमें लगता है कि अगर ये बात हो रही है, कयास लगाया जा रहा है, और वो अगर खुद आना चाहते हैं, अगर उनकी तरफ से ये है कि नहीं हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, क्योंकि हम लोग इसी आपके साथ में लड़ करके जनता ने हमको चुन करके भेजा, तो ये भी चीजें आ सकती है सामने। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, और अभी उन्होंने ये भी नहीं कहा है शिंदे साहब ने कि हमने कहीं पर भी अभी जैन साहब बस रसगुल्ला खिला रहे होंगे सबको, रसगुल्ला है ना, जिसको जो पसंद होगा खाना वाना तो खिलाया ही जा रहा होगा सर। और ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कहीं पर भी, कहीं राज्यपाल महोदय को पत्र, गुवाहाटी में रसगुल्ला भी बढ़िया मिलता है, आप फ्लोर टेस्ट करिए, जिनके पास में बहुमत नहीं है। चलिए समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं, आपकी जगह मैं भी होता तो यही करता। और मैं तो कहता हूं, मैं भी अगर बीजेपी में होता, किसी अच्छे पद पे होता, तो इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। बीजेपी को स्ट्रांग ही तो करना है ना, तो कर लेते, स्ट्रांग करने में क्या दिक्कत है, कर लेते। अगर कोई ऐसे ही आ रहा है कि भैया मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं, तो मुझे क्या दिक्कत है, आ जाओ भाई साहब, क्या दिक्कत है, आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो तो फ्लोर का मामला है ना, तो सदन का मामला है। अब सदन में जो बहुमत साबित कर देगा उसकी सरकार बनेगी, सिंपल सी बात है ना। संविधान के हिसाब से काम होता है देश के अंदर। अब कोई मेरे साथ आना चाह रहा है तो मैं थोड़े ही कि डांट के भगा दूंगा कि भाग जाओ, मेरी नजरों से भाग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं, तुम मेरे लायक नहीं हो, ऐसा तो होता नहीं ना। राजनीति में बिल्कुल नहीं ये चीजें हैं। आता है आ जाइए बिल्कुल आ जाइए, गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होती है इसमें। तो शंकर जी, हमने यही बात कही कि आप जिन संभावनाओं को तलाश रहे हैं, बिल्कुल वो चीजें हो सकती हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और गौरी शंकर जी पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे करके वो ये भी कह सकते हैं कि चूंकि हम चुनाव आपके साथ लड़े थे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार आप बनाए। सीन से अचानक देवेंद्र फडणवीस गायब हो गए, क्यों हो गए जैन साहब जी? देवेंद्र फडणवीस कहीं दिख नहीं रहे, एकदम से गायब हो गए अचानक। नहीं, देखिए हमने आपसे बताया गौरी शंकर जी कि अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, और अभी हमने राज्यपाल महोदय को पत्र भी नहीं दिया कि आप फ्लोर टेस्ट करिए, ना तो हमने ये पत्र दिया कि हमारे साथ में बहुमत आ गया है या हम बहुमत नहीं दिया। तो मुझे लगता है अब आप लोग दे दोगे, रात में दोगे हमको, मुझे पता है रात में दोगे, नहीं तो सुबह तक तो दे दोगे पक्का, क्योंकि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि उद्धव ठाकरे को दोनों तरफ से कैसे घेरा जाए, है ना। अब तो उनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत तो इधर गुवाहाटी में बैठे हुए लोग हैं। अब बहुमत नहीं है तो जल्दी से, है ना, जल्दी से आदेश आना चाहिए राज्यपाल महोदय की तरफ से कि भैया फ्लोर टेस्ट करो, बहुमत हमारा सब कहाँ है। अब कोई आएंगे ही नहीं तो बहुमत जुटेगा नहीं, हो सकता है पहले इस्तीफा दे दें, या फिर राष्ट्रपति हो सकता है कि विधानसभा भंग करने का, चूंकि अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास होता ही होता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी बीजेपी का रोल बस इतना ही है कि रसगुल्ला, किसी को समोसा चाहिए, किसी को सोने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, बढ़िया से उनका समय कट रहा है नहीं कट रहा है होटल में गुवाहाटी में, ये सब चीज़ों का इंतजाम तो आप लोग जरूर किए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी देवेंद्र फडणवीस नहीं दिख रहे हैं, ये भी एक हैरानी की बात है, क्यों नहीं दिख रहे हैं। आते हैं अजय शर्मा जी के पास, आते हैं। अजय शर्मा जी एक बात बताइए, हलचल सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के अंदर हलचल दिख रहा है, एक सियासी हलचल है, लेकिन बहुत खामोशी के साथ बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी हलचल चल रही है। देखिए, जो आपने खामोशी और हलचल कहा, मुझे लगता है बीजेपी खामोशी के साथ बहुत बड़ी तैयारी करके बैठी हुई है। हाँ। सिर्फ वेट कर रही है। हाँ। और मुझे लगता है कि जैसा आप कह रहे हैं कल तक भी हो सकता है, या हम कहें कि फ्राइडे सैटरडे को भी कुछ हो सकता है। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी लेकिन बात नहीं। शिवसेना अपनी हार मान चुकी है, उसका कुछ रीजन है। आज सामना का संपादकीय आप समझ लीजिए। हाँ। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सारा जिक्र कर दिया, ऑपरेशन लोटस वगैरह सब बारे में खुलासा किया, और उसके बाद आपने जिस तरीके से अभी बताया यहाँ पर अपने टीवी चैनल के माध्यम से कि फेसबुक लाइव से जो बेबसी उनकी दिख रही थी, हाँ, जो तो वो हार मान ली, भाई आ जाओ ठीक है हम इस्तीफा दे देंगे, सब कुछ है। सामने आके बोले होते एक बार, तो वो अपनी बची हुई जो साख है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम भी जो है हिंदुत्ववादी वाले लोग हैं, हम भी बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत तो चलने वाले लोग हैं, अगर तुम्हें मुख्यमंत्री बनना भैया तुम बन जाओ। लेकिन
शिवसेना पर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। ये वो कोशिश है। तो मुझे जो लगता है अब दो चीजें इसमें रह गई हैं, या तो मध्य प्रदेश वाला हाल होगा, है ना, और हम जो देख रहे हैं जिस तरीके से, चाहे वो कर्नाटक वाला हाल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें समझना यह है कि क्या एकनाथ शिंदे अपने सभी विधायकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या फिर कोई दूसरी नई पार्टी बनाकर समझौता कर लेंगे, और यदि समझौता करते हैं तो क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुख्यमंत्री के रूप में मैं एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को देख रहा हूं, इसलिए खामोश और शांति से बैठे हुए हैं। यही एक रीजन है, क्योंकि कोई नया चेहरा वहां से निकल कर नहीं आएगा। आप देखें, ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जो गाये बगाए हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन इस बार खामोश हैं। जैन साहब बधाई दीजिएगा देवेंद्र फडणवीस जी को मेरी तरफ से भी देखिए दे दे, बधाई दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गौरी शंकर जी, बिल्कुल कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल कह रहे हैं आप, बधाई दे दे देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई दे दे। नहीं देखिए, एकनाथ शिंदे जी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, वो निर्णय ले लें और उसके बाद में बिल्कुल सब लोग बधाई देंगे अगर वो हमारे साथ में आते हैं। और आपने जो कहा, अरे कैसी बात कर रहे हैं, गुजरात भी आप ही का है, असम भी आप ही का है, ये जो कहना बुद्धम शरणम गच्छामि, बीजेपी शरणम गच्छामि। नहीं बात ये नहीं, देखिए बीजेपी शरणम गच्छामि की यहाँ पे इसलिए बात नहीं है कि वो तो पहले से शरण में है, लेकिन अब ये अपने सिर्फ सत्ता के लिए उसके साथ एसडीपी के साथ और कांग्रेस का वहां पे गठबंधन कर लेती शिवसेना। तो ऐसे में जो हमारी विचारधारा के अब भी हैं, हिंदुत्व की विचारधारा के लोग हैं, वो एक अपने दल के साथ में एक घटक दल बना सकते हैं, उसमें अगर 35 विधायकों के साथ में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनकी विचारधारा के उनके साथ के 20-25 विधायक और हैं जो कि अभी उनके साथ में नहीं आ पाए। ऐसी स्थिति में तो कुछ बचता ही नहीं शिवसेना के पास। तो भाई साहब जल्दी कर दीजिए, क्यों इतना सस्पेंस बनाए हुए, हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है ना, हर दिन फिर सारा चीज छोड़ करके महाराष्ट्र में हम लोग लगे हुए हैं, और भी काम रहता है ना भाई साहब। ये सस्पेंड तो शिंदे साहब ही क्लियर करेंगे, ये सस्पेंड तो उनकी घोषणा के बाद ही क्लियर होगा। शेट्टी साहब बोले शिंदे साहब की घोषणा के बाद। शेट्टी साहब एक बात बताइए, क्या लगता है शेट्टी साहब कि इस जो संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, सियासी संकट खड़ा हुआ है, सबसे सही रास्ता क्या दिख रहा है आपको? सर सबसे पहले तो ये बता दूं, जैन साहब जैसा कह रहे हैं कि हम लोग का कोई रोल नहीं है, अपना दो भाजपा नेता इनकी फ्लाइट में गुवाहाटी गए हैं, चंद्रकांत पाटिल जी शाम की फ्लाइट पे गुवाहाटी गए हैं। अगर कुछ इनका लेना देना, वो आपकी वाली बात है, उधर इनको रसगुल्ला खिलाने के लिए फ्लाइट के अंदर गए हैं कि आप रसगुल्ला खाइएगा या क्या कहिएगा। अगर जैन साहब कहे तो दोनों के नाम भी दे सकता हूँ, कौन कौन उधर गए हैं करता। बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, क्यों नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बोलिए। वही कह रहा हूँ ना जी, एक इनके पूर्व विधायक है कुटे जी, वो गए हैं, एक इनके मोहित कंबोज भाजपा नेता, उसी फ्लाइट के अंदर दोनों लोग गए हैं सबको लेकर। तो ये कहना कि हमारा कोई संबंध नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है, या फिर आपकी वाली बात ठीक है कि रसगुल्ला खाने के उधर लेके गए हैं लोग। अरे भाई साहब संबंध है भी तो क्या दिक्कत है, रसगुल्ला लेके गए होंगे वो। हाँ लेके गए, मैं कहता हूँ रसगुल्ला खाने ले गए हैं, तो क्या दिक्कत है, कोई खाने के लिए तैयार है तो खिलाने में क्या दिक्कत है? भंडारे में भंडारा आप लगाते हैं, पूछते हैं कि क्यों आके लाइन में खड़े हो गए भाई साहब? नहीं, मेहमान नवाजी है। बीजेपी का भंडारा लगाया। आप ये सोचिए कि भंडारा लगाया जा रहा है, जिसको आना है खा लो भाई, क्या दिक्कत है? बिल्कुल मैं मानता हूँ जी, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है ना कि कोई हमारे इधर से कोई गया नहीं है या हमारा कोई संबंध नहीं है उधर, ये कहना ठीक नहीं है उसके अंदर, इतना ही कहना चाहूंगा आपको। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया सर, समय खत्म हो गया। बहुत अच्छी चर्चा रही, सभी जितने भी लोग आए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।